Ris Indica. वेलकम टू द पर्पल क्लासेस ऑफ रेस इंडिका आईएएस एकेडमी। देश बदला, पढ़ाई बदलो, फ्रॉम कैओस टू क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी लोगों का रेस इंडिका आईएएस एकेडमी की पर्पल क्लासेस पे। मैं रवि सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा, हमने विभिन्न जो विकास कार्यक्रम हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उनके बारे में पढ़ा है। विभिन्न संस्थानों के बारे में पढ़ा, आईसीएमआर क्या है, सीएसआईआर क्या है, ठीक है। हमने डीएसटी के बारे में पढ़ा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो विभिन्न महत्वपूर्ण की संस्थान है भारत के, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से बोला था, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान। सबसे पहली चीज तो हमें ये जानना होगा कि अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष क्या होता है। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष क्या है? पृथ्वी की सीमा से परे, पृथ्वी की सीमा से परे, सीमा से परे पृथ्वी की सीमा से परे एक त्रिआयामी, 3D डायमेंशनल, 3D त्रिआयामी थ्री डी सीमा है, सीमा है जिसमें जिसमें वस्तुओं और घटनाओं की, जिसमें वस्तुओं वस्तुओं और घटनाओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा होती है। ठीक है। अंतरिक्ष का निर्माण, अंतरिक्ष का निर्माण हजारों आकाश गंगाओं गंगाओं के साथ साथ विभिन्न तत्वों से मिलकर हुआ है, विभिन्न तत्वों से मिलकर हुआ है। आकाशगंगा में, आकाश गंगा में लाखों तारे, लाखों तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह,
क्षुद्र ग्रह धूल एवं विभिन्न गैसों विभिन्न गैसें गैसों के बादल पाए जाते हैं। बादल पाए जाते हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला आकाश गंगा में आता है। इस आकाश गंगा में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जिसके चारों ओर विभिन्न ग्रह क्षुद्र ग्रह इत्यादि परिक्रमण करते ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह ऐसे पिंड जो सूर्य की अपेक्षा किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ऐसे पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। ठीक है। उपग्रहों की बात करें तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह में जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं? मानव निर्मित उपग्रह जिनका निर्माण मानव जाति के
कल्याण हेतु किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो दूरसंचार उपग्रह, दूरसंचार उपग्रह, जीपीएस एवं नेविगेशन हेतु उपग्रह, रक्षा एवं निगरानी हेतु उपग्रह, मौसम का पूर्वानुमान लगाने हेतु उपग्रह आदि। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के उपग्रहों को स्थापित किया जाता है जिनका कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, यदि हम बात करते हैं, हमारे सौर मंडल की बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो एक सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। महाविस्फोट सिद्धांत ठीक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व कुछ भी नहीं था, अर्थात कुछ नहीं था। ठीक है, ना कोई अंतरिक्ष था, ना कोई ब्रह्मांड था, ना कोई पृथ्वी थी, ना कोई सौर मंडल था, ना कोई गैलेक्सी थी, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था सब कुछ। ठीक है, 13.7 वर्ष पूर्व हुआ क्या, एक पिंड पाया गया। ठीक है, एक तो गोला पाया गया। अब इस गोले की कुछ विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी? ठीक है, ये गोला क्या कर रहा था, अपनी धुरी पर घूर्णन कर रहा था, अपनी धुरी पर घूर्णन कर रहा था। ठीक है, घूर्णन करने के साथ साथ इस गोले का या इस वस्तु का, इस पदार्थ का जो तापमान था, तापमान अनंत था, आयतन बहुत छोटा था, आयतन बहुत कम था, और घनत्व भी अनंत था। ठीक है, इस उच्च तापमान, अनंत घनत्व के कारण और छोटे आयतन के कारण 13.7 वर्ष पूर्व इस गोले में एक विस्फोट हुआ, एक विस्फोट हुआ। ठीक है, विस्फोट हुआ कब? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। और ये सब कुछ कल्पना आधारित है, कोई प्रमाण नहीं है इसके। पहले जब 13.7 वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व
जब कोई ब्रह्मांड, कोई सौर मंडल जैसी कोई चीज ही नहीं थी, तो इस चीज को साबित करना भी थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन कुछ सिद्धांतों के आधार पर इसको प्रतिपादित किया गया, इसको सिद्ध किया गया है। ठीक है, जब गोला था, इस गोले के अंदर विस्फोट हुआ, तो इसके अंदर से हुआ क्या, इसके अंदर से विभिन्न कण निकले, इसके अंदर से विभिन्न कण निकले, और उन कणों ने घूर्णन करना शुरू कर दिया। इन कणों ने क्या किया, घूर्णन करना शुरू कर दिया। कुछ बहुत छोटे थे, कुछ बहुत बड़े थे। ठीक है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन थी, एक ही दिशा की तरफ इन्होंने क्या किया, घूर्णन करना शुरू किया। ठीक है, विस्फोट के पश्चात, विस्फोट के पश्चात सभी पदार्थ गोले में निहित, गोले में निहित सारा पदार्थ बाहर आकर बाहर आकर घूर्णन एवं परिक्रमण करने लगा। करने लगा। और इस घूर्णन और परिक्रमण से हुआ क्या, आपसी टकराव के कारण, आपसी टकराव होने लगा, जिससे जिससे ये पदार्थ नष्ट होने लगे। ठीक है, ये पदार्थ क्या होने लगे, आपस में टकराकर नष्ट होने लगे थे। इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हुआ क्या, कुछ मिनटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद, मिनटों के बाद इस क्षेत्र के तापमान में, इस क्षेत्र के तापमान में अचानक से 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस सेल्सियस की गिरावट आ गई, गिरावट आ गई। और अब इसकी वजह से हुआ क्या, जब गिरावट आ गई, तो अभी तक जो पदार्थ आपस में टकराकर टूट रहे थे, इनमें से कुछ एक ऐसे पदार्थ थे जिनको इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इस घटना के बाद, इस घटना के बाद इलेक्ट्रॉन जो कि नकारात्मक थे, और प्रोटॉन, प्रोटॉन जो धनात्मक थे, आपस में जुड़ने लगे, आपस में जुड़ने लगे। ठीक है, आपस में जुड़ने लगते हैं, तो जुड़ने की वजह से क्या होता है, एक बड़ी संरचना बनने लग जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर
हाइड्रोजन और हीलियम के बादल, हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों का बनना भी शुरू हो गया। बादलों का बनना शुरू हो गया। ठीक है, ये घटना अरबों वर्षों तक चलती रही, अरबों वर्षों तक चलती रही। और माना जाता है आज से आज से लगभग आज से लगभग 5.5 से 5.6 अरब वर्ष पूर्व अरब वर्ष पूर्व पूर्व नेबुला नेबुला नामक बादल में फिर से विस्फोट हुआ। फिर से विस्फोट हुआ। ठीक है, एक बादल था जिसको नेबुला क्लाउड कहा जाता है, और इसमें ब्लास्ट हुआ, और इस ब्लास्ट के बाद कुछ नया घटित हुआ था। कुछ नया घटित हुआ था। क्या घटित हुआ था वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ हुआ क्या, जो भी छोटे पदार्थ थे, ठीक है, जो भी छोटे पदार्थ थे वो बाहर की ओर गति करने लगे। और जितना भी भारी पदार्थ था, बड़े पदार्थ थे, वो कहाँ, केंद्र की ओर अग्रसर होने लगे। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, भारी पदार्थ केंद्र की तरफ आने लगा, और यहाँ पर ये जुड़ने लगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों में नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। प्रक्रिया आरंभ हो गई। सभी भारी पदार्थ केंद्र की ओर केंद्र की ओर एकत्रित हुए, और एक नए पिंड का निर्माण किया। नाभिकीय संलयन के कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण इस पिंड में इस पिंड से भारी मात्रा में ऊर्जा विमोचित
ठीक है। ये जो केंद्र में एक पिंड बना, इसी को सूर्य नामक तारा कहा गया। सूर्य नामक तारा। ठीक है। अब स्थिति थोड़ी सी चेंज हुई। इस घटना के बाद इस घटना के बाद सभी पदार्थों ने सूर्य के चारों ओर चारों ओर परिक्रमण आरंभ कर दिया। आरंभ कर दिया एवं पदार्थों का निरंतर आपस में जुड़ना निरंतर आपस में जुड़ना लगातार जारी रहा। लगातार जारी रहा। ठीक है। अब देखो, पहली चीज कि भाई सभी वस्तुओं ने, सभी पदार्थों ने सूर्य के चारों ओर ही परिक्रमा करना क्यों चुना? तो इसका एक कारण है। उसका एक कारण है। उस कारण को समझते हैं। ठीक है। सूर्य के चारों ओर ही परिक्रमा करना क्यों प्रारंभ किया? ठीक है। जितने भी कण थे, ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। उसका कारण क्या था? सूर्य और इन ग्रहों के बीच कार्य करने वाला अधिकेंद्रीय बल। अधिकेंद्रीय बल या केंद्रीय अपसारक बल। अधिकेंद्रीय बल या केंद्रापसारक बल। ठीक है। दूसरा, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल या बाह्य बल। अब देखो, दोनों का अंतर समझो। अगर आप किसी रस्सी में किसी पदार्थ को, किसी ऐसे धातु को बांधते हैं और इसको गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं, केंद्र में खड़े होकर क्या करते हैं, गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे वो जो पदार्थ है, जो रस्सी, एक डोरी है, उसके चारों तरफ एक बॉल जो निरंतर घूमती रहती है। और आप दो तरह का बल महसूस करते हैं। एक जो बॉल है वो बाहर की तरफ मूव करती है, और दूसरा एक बल जो आप अपनी तरफ
खींच रहे हैं। जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसको कहा जाता है अधिकेंद्रीय बल। अधिकेंद्रीय बल, ठीक है। और जो बाहर की तरफ बल जाता है उसको बोला जाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय, ठीक है। और जब ये दोनों बल एक स्थान पर एक निश्चित दूरी पर समान हो जाता है, दोनों की फोर्स, दोनों का बल समान हो जाता है, तो वहां पर क्या होगा, वस्तुएं चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ घूमना शुरू कर देंगी। और यहाँ केंद्र में कौन है, सूर्य है, ठीक है। केंद्र में सूर्य है, तो सूर्य का बल अधिक था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी भारी वस्तुएं केंद्र में आ गई और हल्की वस्तुएं बाहर की तरफ चली गई। ऐसा क्यों होगा, आपको अगर देखना है तो आप एक काम कीजिएगा, एक बाल्टी में पानी लीजिएगा और उस बाल्टी के पानी को गोल 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 ऐसे अपने हाथों से तेजी से घुमा दीजिए। और उसके बाद में एक मुट्ठी रेत लीजिए, रेत के टुकड़े लीजिए और उस घूमते हुए पानी में डाल के देखिएगा। तो आप देखेंगे जितने भी बड़े कण हैं, जो भारी कण हैं, वो केंद्र की तरफ आना शुरू कर देंगे और हल्के कण बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उसका कारण क्या है, केंद्र में लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल अधिकेंद्रीय बल कहा जाता है। केंद्र की ओर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है, अधिकेंद्रीय बल कहा जाता है। केंद्र के विपरीत दिशा में, केंद्र से विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहां पर क्या था कि ये सारे के सारे पदार्थ एक दूसरे के ऊपर चारों तरफ ऐसे घूम रहे थे और आपस में जुड़ने लगे थे। आपस में ये जो पदार्थ थे ये आपस में जुड़ने लगे थे, कोलाइड होने लगे थे, लेकिन एक दूसरे को अब नष्ट नहीं कर रहे थे। अब एक दूसरे को नष्ट नहीं कर रहे थे, आपस में जुड़ना शुरू किया, जिससे इनकी आकृति बनने लगी। और आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, हमारे सौर मंडल के, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों का निर्माण, सभी ग्रहों का निर्माण एक समय पर, एक समय पर एक साथ हुआ, एक साथ हुआ, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि भाई सभी ग्रह, सभी ग्रह सभी ग्रह गोलाकार आकृति में ही क्यों है, गोलाकार आकृति में ही क्यों है, आकृति में क्यों है? तो इसके दो कारण हैं। पहला, घूर्णन गति, घूर्णन गति, ठीक है। किसकी, पदार्थों की घूर्णन गति। पदार्थों की घूर्णन गति, घूर्णन गति। दूसरा, गोलाकार वस्तुएं, गोलाकार वस्तुएं सबसे कम स्थान घेरती हैं, सबसे कम स्थान घेरती है। इसके पीछे ये भी कारण,
जैसे अगर आपको छुपना है, अगर आपको कहीं कमरे में छुपना होता है, कभी आप हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, छुपम-छुपाई खेल रहे हैं, तो क्या करते हैं जब आपको कोई छोटी जगह मिलती है तो अपने आप को आप बेंड कर लेते हैं, बिल्कुल गोला बना लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कम से कम स्थान को घेरते हैं। तो पदार्थों की घूर्णन गति और गोलाकार वस्तुओं के कारण 4.6 अरब वर्ष पूर्व सभी ग्रहों का निर्माण एक साथ एक समय पर हुआ था। ठीक है? अब बात करते हैं थोड़ा-सा आगे की। ठीक है? ठीक है? समझते हैं?
ठीक है। ये हमारे सौरमंडल की बात करते हैं। इन ग्रहों में सबसे पहले आता है बुध। सबसे पहले आता है बुध। पृथ्वी से सबसे नजदीक शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है। इसको क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ये जो चार ग्रह, पहले चार ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है और इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब देखिए, ये जो चार ग्रह मैंने आपको बताया था, जितना भी भारी पदार्थ है वो केंद्र की ओर, यानी ये सब क्या होंगे, इनके पास धातुएं होंगी, ये धातु होंगे। इनको गैसीय गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं। ये हमारे सौर मंडल है। सौर ग्रहों की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या हो गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों में इनको डिवाइड किया जाता है। जो आंतरिक ग्रह हैं ये भारी होंगे, इनका घनत्व अधिक होगा। ये हल्के होंगे, ये आकार में बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं, आकार में बड़े। ठीक है। ये आकार में छोटे होंगे, आकार में छोटे। और जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, ये क्या करती है, इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है। तो ये तो हो गई ग्रहों की बात। ठीक है। प्रत्येक आकाश गंगाएं होती हैं, प्रत्येक आकाश गंगा में लाखों तारे होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उनके बाद किसी आकाश गंगा का निर्माण होता है। ठीक है। नजदीकी की बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, जिसको लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर मीथेन के बादल पाए जाते हैं, जिसके कारण उसको लाल गैस ग्रह कहा जाता है। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो वहां पर सल्फ अम्ल की वर्षा होती रहती है, सल्फ्यूरिक अम्ल वहां पर बहुत ज्यादा है। वहाँ का तापमान बहुत अधिक है, बुध का तापमान बहुत अधिक है क्योंकि उस सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक है। इन्हीं सब कारणों के कारण इनको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, ये समझ में आ गया होगा। अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष कैसे बनता है, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक बात और रह गई यहाँ पर। इस पृथ्वी की, हमारी पृथ्वी के चारों ओर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, चंद्रमा। ठीक है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी और मंगल के आकार का एक ग्रह आपस में टकराए, जिसके कारण उससे निकलने वाले टुकड़ों से पृथ्वी का निर्माण हुआ। और कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि पृथ्वी ही टूट के अलग हो गई, जो क्या थी, डंबल शेप में थी। उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, आपके ज्योग्राफी में, वैसे तो ज्योग्राफी का विषय है, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। कुछ ऐसे वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी का जो आकार था वो डंबल शेप में था। ठीक है। इस प्रकार का। तो जो छोटा हिस्सा था, ये छोटा हिस्सा था, ये टूटकर चंद्रमा बन गया। चंद्रमा बन गया। और इसी विखंडन के कारण एक तरफ प्रशांत महासागर बना और दूसरी तरफ एक भूमि वाला क्षेत्र बना। दूसरी थ्योरी कहती है, दूसरा सिद्धांत कहता है
जिसको बिग स्प्लैट सिद्धांत भी कहा जाता है। उसमें क्या था कि पृथ्वी क्या हुआ, पृथ्वी के साथ एक पृथ्वी के सामने मंगल के आकार का एक ग्रह आपस में आकर टकराया। ठीक है, ये दोनों ग्रह आपस में आकर टकरा गए, कोलाइड हो गई, जिसकी वजह से इन दोनों का कुछ हिस्सा टूटा और उसने पृथ्वी की ओर परिक्रमण करना शुरू कर दिया, जिसके बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ था। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है? अंतरिक्ष उड़ान एवं अन्वेषण, अंतरिक्ष उड़ान एवं अन्वेषण हेतु पृथ्वी के पृथ्वी के वायुमंडल से परे, मंडल से परे हो रही गतिविधियों का पता लगाने हेतु गतिविधियों का पता लगाने हेतु पता लगाने हेतु प्रौद्योगिकियों का प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। ठीक है, किस प्रकार की गतियां हो गई? विभिन्न ग्रहों की संरचना और संगठन का अध्ययन करना। ग्रहीय गतियों का अध्ययन करना। सूर्य में हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को समझना। नए ग्रहों एवं आकाश गंगाओं की खोज करना। ये सभी कुछ इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही यदि हम आगे की बात करें, इसके आगे की बात करें तो अंतरिक्ष विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान या एरोस्पेस उद्योग एरोस्पेस उद्योग एक बहुत ही गतिशील बहुत ही गतिशील बहुत ही गतिशील तकनीक है
तकनीक है जो उपग्रहों शटलों शटलों अंतरिक्ष उड़ानों अंतरिक्ष उड़ानों और विभिन्न विभिन्न अंतरिक्ष अन्वेष अन्वेषण कार्यों द्वारा अन्वेषण कार्यों और अन्वेषण और अनुप्रयोगों द्वारा वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य सेवाएं बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करती हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी का मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है, किस प्रकार से मानव जीवन को ये प्रभावित करती है वो जानना भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात, मौसम की भविष्यवाणी करना। मौसम की भविष्यवाणी, प्राकृतिक आपदाओं प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान इत्यादि की भविष्यवाणी करना। इत्यादि की भविष्यवाणी करना। जीपीएस एवं नेविगेशन तथा रिमोट सेंसिंग का उपयोग। रिमोट सेंसिंग का प्रयोग इसके द्वारा क्या किया जाता है? विभिन्न स्थानों का पता लगाना, स्थानों का पता लगाना, पहचान करना, प्राकृतिक संसाधनों की खोज, ये सब कुछ इसके द्वारा किया जाता है। आईटी एवं दूरसंचार द्वारा मानव जीवन को सरल बनाना मानव जीवन को सरल बनाना,
बिजनेस नेटवर्किंग, बिजनेस नेटवर्किंग, ठीक है, बिजनेस नेटवर्किंग को भी इसके साथ साथ ही विदेशी उपग्रहों को, विदेशी उपग्रहों को पृथ्वी की, पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में स्थापित स्थापित करके अतिरिक्त आय, अतिरिक्त आय का संग्रहण करना, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र की, भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। 1969 में इसरो की स्थापना के साथ हुई। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया, पहले उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया, ठीक है। इसके बाद लगातार, जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में भी इसरो द्वारा एसएलवी, स्वदेश निर्मित स्वदेश निर्मित एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का निर्माण करना, उपग्रह प्रक्षेपण यान का निर्माण करना, जिसने भारत की क्षमताओं का, उपलब्धियों का विकास किया, ठीक है। इसके साथ साथ ही अभी हाल फिलहाल में मंगलयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 जैसे सफल प्रक्षेपणों के बाद भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उभरता हुआ राष्ट्र बना, ठीक है। इसके साथ साथ ही भारत ने भारत ने विभिन्न प्रक्षेपण यानों की मदद से विभिन्न देशों के साथ ही साथ निजी संगठनों के विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च करके एक ख्याति कमाई है और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक मील का पत्थर स्थापित किया, ठीक है। चंद्रयान 3 का दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनकर, दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसी देश द्वारा सफल लैंडिंग के बाद, सफल लैंडिंग ने भारत ने इतिहास बना दिया। इसी प्रकार से मॉम मिशन की जब हम बात करते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करते हैं, तो वहां भी भारत ने पहली बार में क्या किया था, मंगल ग्रह की कक्षा में अपने उपग्रह को स्थापित कर इतिहास रच दिया था। इसके बाद भारत की ख्याति चारों ओर फैल गई। तो अगर हम बात करें, देखिए एक चीज और ध्यान रखना, जैसा मैंने बताया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में यूपीएससी बार बार सिर्फ और सिर्फ क्या पूछता है, करंट से संबंधित मुद्दों को पूछता है। तो 2024 में क्या क्या महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करना आवश्यक है। जैसे एक्सपो सेट के साथ PSLV-C58 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इनके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य क्या था, पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे, बाइनरीज और अन्य खगोलीय पिंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रह्मांड में तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना, ठीक है। पल्सर क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, एक एक चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद
नासा के साथ मिलकर, नासा और इसरो मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नई प्रौद्योगिकी, रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड एक नई प्रौद्योगिकी का डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति बायोमास, प्राकृतिक खतरों सहित विभिन्न पृथ्वी प्रणालियों को अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा ये। ठीक है, इसमें नासा और इसरो मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सिंथेटिक एपर्चर रडार कर रहे हैं, NISAR, निसार। नासा और इसरो के बीच एक सहयोगी मिशन है, एक दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है, जिसे रिमोट सेंसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद गगनयान एक मिशन, गगनयान, देखिए गगनयान क्या है, एक ऐसा मिशन है जहां पर पहली बार भारत मानव युक्त उड़ान अंतरिक्ष की ओर करेगा। इसके 3 चरण थे, गगनयान 1, गगनयान 2 और गगनयान 3। ठीक है, गगनयान 3 जहां पर मानवों को, 3 लोगों को, भारत के 3 लोगों को 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी की निम्न कक्षा में भेजा जाएगा। वो वहां पर रहेंगे, विभिन्न घटनाओं का ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और उस पर अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। गगनयान 2 में क्या है कि एक रोबोट को भेजा जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे उनको सकुशल सुरक्षित तरीके से वापस पृथ्वी पर वापस लाया जा सके। ठीक है, तो इसमें 3 सदस्यों को भेजा जाएगा। ठीक है, मानवयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इसरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। ठीक है, इसके साथ साथ ही मंगलयान 2 मिशन, अभी फिलहाल में 2023 में हमारा जो पहला मंगलयान मिशन था उसका अंत हुआ है। मंगलयान 1 मिशन जो था, जो मंगलयान मिशन था हमारा, उसे 6 माह के लिए, इसकी जो लाइफ थी वो 6 माह थी, लेकिन इसने 8 वर्ष कार्य करने के पश्चात, 8 वर्ष के कार्य करने के पश्चात ये इसका अंत हो गया। कारण क्या था कि जो बैटरियां थी वो डिस्चार्ज हो चुकी थी, बैटरियां खत्म हो चुकी थी और उसने कार्य करना बंद कर दिया। उसका कारण क्या था कि 7 बहुत बड़े जो सूर्य ग्रहण पड़े, जिनकी वजह से सूर्य का प्रकाश इस उपग्रह को नहीं मिल पाया, जिसके चलते ही इसकी बैटरियां समाप्त हो गई और इसका अंत हो गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, मंगल की सतह की जांच करना, मंगल की सतह की जांच करना, वायु, मंगल के वायुमंडल, वहां की जलवायु परिस्थितियों का अध्ययन करना, साथ ही साथ अंतरिक्ष यान को हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा, मैग्नेटोमीटर, रडार सहित उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों से लैस किया गया था, जिसने समय समय पर विभिन्न वहां की छवियां, विभिन्न तस्वीरों को साझा किया। ठीक है, शुक्रयान मिशन, जिसको 2024 के अंत में लॉन्च करने का निश्चित किया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण इसको डिले किया गया है। अभी जैसा कि चाइना और अन्य देश 2031 में सूर्य पर अपना मिशन भेजने वाले हैं, तो भारत ने भी अभी डिसाइड किया है कि जो भारत का शुक्रयान मिशन होगा वो भी 2031 में ही लॉन्च किया जाएगा। कारण क्या है कि 15 वर्षों में एक बार जो शुक्र ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। उस समय पर पृथ्वी से भेजे गए किसी भी उपग्रह को आसानी से कम ईंधन में शुक्र की कक्षा में भेजा जा सकता है, और ये शुक्र ग्रह की खोज करने के लिए भारत का पहला प्रयास भी होगा। इसके साथ साथ आदित्य एल वन मिशन को भेजा गया। इसका उद्देश्य क्या था, ये 1500 किलो वजन का एक सूर्य निगरानी तंत्र है। ठीक है, जिसको सूर्य की कक्षा के, सूर्य के केंद्र की जांच करना, कोरोनोग्राफी करने के लिए सुसज्जित किया गया है। ये पृथ्वी में हो रही सूर्य के अंदर हो रहे विभिन्न परिवर्तनों को, उसके ऊर्जा स्रोत के बारे में पता लगाने हेतु कार्य करेगा। ठीक है, अब जब हम अंतरिक्ष और उपग्रह प्रक्षेपण की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा
कि जो विभिन्न उपग्रह है या ग्रह हैं, जो उनकी परिक्रमण गति है, जो घूर्णन गति है, उनकी तुल्यकालिक कक्षाएं क्या होती हैं, भूस्थैतिक कक्षाएं क्या हैं, ध्रुवीय कक्षा क्या होती है, ठीक है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सब क्या है जिनको हम बार बार समाचारों में सुनते आए हैं, इनको भी समझना आवश्यक है। इसके साथ साथ ही हमें अंतरिक्ष की विभिन्न तकनीकों को समझना होगा, ठीक है, जिसको हम आगे चलकर तैयार करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसरो की। इस ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम। भारतीय अनुसंधान कार्यक्रम के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अग्रणी व्यक्ति थे, अग्रणी व्यक्ति थे जिन्होंने जिन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को कार्य करने हेतु प्रेरित किया। ठीक है, इन्होंने ही इन्होंने ही सरकार को अंतरिक्ष क्षेत्र से अंतरिक्ष क्षेत्र से होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक लाभों से अवगत कराया। लाभों से अवगत कराया। ठीक है, अब इस अंतरिक्ष कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे, इन पे चर्चा कर लेते हैं। जब पहली अंतरिक्ष नीति बनी, उसके उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला, बाहरी अंतरिक्ष बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना। अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्ध उपलब्ध विभिन्न मौकों का लाभ उठाना। राष्ट्र को राष्ट्र को विकसित करने विकसित करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी राष्ट्रपति क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का किरदार तय करना। आत्मनिर्भर तरीके से आत्मनिर्भर तरीके से अंतरिक्ष सेवाओं का अंतरिक्ष सेवाओं का परिचालन शुरुआती दौर में शुरुआती दौर में उपग्रहों का डिजाइन, विकास और प्रक्षेपण वाहनों का विकास करना शामिल था। ठीक है, इन सभी कार्यों के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनाई गई। संस्थागत व्यवस्था। अब ये संस्थागत व्यवस्था क्या थी? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम हेतु भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को तैयार करने हेतु कार्यक्रम को तैयार करने हेतु विक्रम साराभाई की देखरेख में विक्रम साराभाई की देखरेख में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिषद इनको स्पार का गठन किया गया। इनको स्पार की सिफारिश पर ही इनको स्पार की सिफारिश पर वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना की गई। इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का कार्यान्वयन इसरो का कार्यान्वयन अंतरिक्ष विभाग की निगरानी में होता है। आप लोगों को कल मैंने बताया था अंतरिक्ष विभाग के बारे में। अंतरिक्ष विभाग की निगरानी में होता है। ठीक है,
जब हम अंतरिक्ष विभाग की बात करते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था इसको, अंतरिक्ष विभाग की जब हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष विभाग का जो कार्य था वो क्या था? पहला तो अंतरिक्ष विभाग हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अंतरिक्ष विभाग एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यदि इसकी विशेषताओं की बात की जाए, इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो इसकी विशेषताओं में सम्मिलित हैं क्या क्या? नंबर 1, अंतरिक्ष अवसंरचना का निर्माण, अवसंरचना का अध्ययन, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली, परिवहन प्रणाली का विकास एवं निर्माण करना। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करना। अंतरराष्ट्रीय संधियों अंतरराष्ट्रीय संधियों द्वारा शासित द्वारा शासित बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित होना, सम्मिलित होना, बाहरी बाहरी अंतरिक्ष का शांतिपूर्वक तरीके से शांतिपूर्ण रूप से उपयोग सुनिश्चित करना। सुनिश्चित कर, ये सारी चीजें यहाँ पर सम्मिलित ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हो गई जो हमें जानना बहुत जरूरी था। अगली क्लास में हम अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरिक्ष
क्षेत्र में कार्यरत कार्यरत विभिन्न संस्थाओं संस्थाओं और संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे। संस्थाओं और संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे। के बारे में, ठीक है। जैसे इसरो, जैसे कि अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, लिमिटेड, जैसे कि NSIL, और पृथ्वी की विभिन्न कक्षाएं, निम्न कक्षा, मध्य कक्षा, बाहरी कक्षा, ठीक है। इन सभी के बारे में, भू तुल्यकालिक कक्षाएं क्या होती हैं, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा क्या है, ठीक है। ये सभी कक्षाओं के बारे में अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।